राजपूताना, जिसका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इस राजपूताने में कई सारी रियासतें हुई हैं। उन्हीं रियासतों में एक रियासत थी मेवाड़। मेवाड़ रियासत में बहुत सारे वीर सपूतों को जन्म दिया। उसमें महाराणा हमीर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जिनके बारे में कहावत थी कि 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। आज हम राणा सांगा पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संसद में कुछ लोग, एक हमारे सांसद जी थे, उन्होंने कुछ बातें की। कोई आजकल ऐतिहासिक महापुरुषों पर अनर्गल बातें करने का एक रिवाज सा चल गया है। नमस्कार, अपन है राघव और सामाजिक परिचर्चा की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं लोकेश कुमार सिंह। लोकेश जी भाजपा नेता हैं और व्यापारिक भी हैं। आज हमारे साथ चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद राघव जी। लोकेश जी, राणा सांगा पर आजकल जो टिप्पणियां हुई हैं, इनको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, राणा सांगा पर जो रामजी लाल सुमन जी ने राज्यसभा में जो वक्तव्य किया है, पहले तो मैं उसकी घोर निंदा और भर्त्सना करूंगा कि इस प्रकार के हमारे वीरों पर इस प्रकार की टिप्पणियों पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए और साथ साथ जनता को भी विरोध करना चाहिए। क्योंकि राणा सांगा कोई एक व्यक्ति, किसी एक जाति, किसी एक धर्म के महापुरुष नहीं थे। वो करोड़ों हिंदू के और भारतवर्ष में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति के महापुरुष थे। जिस व्यक्ति के बारे में राघव जी कहा जाता है कि 80 घावों के बाद, एक आंख अपनी गंवाने के बाद और उसके साथ साथ अपना एक हाथ गंवाने के बाद भी उस महापुरुष ने लड़ाई करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। किसकी औकात है? रामजी लाल सुमन जैसे लोगों की औकात है, उनकी हैसियत है कि राणा सांगा पर इस प्रकार की टिप्पणी करें। इसका घोर विरोध हम सब करते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की और सरकार की इसमें कमियां हैं। लोकेश जी, आप सरकार से हैं, क्या सरकार को इन सब चीज़ों पे, संसद में उन्होंने ये बयान दिया है, सरकार को इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए कि महापुरुषों के बारे में अनर्गल टिप्पणियां ना हो? देखिए, मैं आपको बताऊं राघव जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके द्वारा प्रायोजित किए हुए उनकी पार्टी के नेता इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं। और इसके पीछे आप देखिए कि रामजी लाल सुमन की घटना पहले राणा सांगा के प्रति शुरू हुई, उसके बाद जब पूरे देश ने विरोध करना शुरू किया तो उन्होंने उस घटना को दलित वर्सेस सामान्य कर दिया। इससे आपको क्या प्रतीत होता है? राणा सांगा को मानने वाले, राणा सांगा को अपना आदर्श मानने वाले दलित समाज के भी लोग हैं। राजस्थान में आप जाइए और किसी मेवाड़ राजवंश के किसी भी राजा के खिलाफ बोलेंगे तो राजस्थान का दलित वर्ग, बैकवर्ड वर्ग, हर वर्ग उस आदमी का विरोध करने का काम करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगा। इसलिए ये घटना समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं की प्रायोजित घटना थी। बाबर हुए, आपके मुगलों में बहुत सारे शासक हुए, बाबर हैं, औरंगजेब हैं, बाबर के समकालीन इब्राहिम लोदी, इनको महिमा मंडित करने का एक उचित प्रयास सा हो रहा है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए राघव जी, आज़ादी के बाद देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी का अगर आप परिवार के जैसे हम लोग, क्या होता है कि हमसे जब कोई पूछता है तो यही पूछता है कि आपके बाप का नाम क्या था, बाबा का नाम क्या था और आपका कुल गोत्र क्या था। कांग्रेस पार्टी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। कांग्रेस पार्टी ने ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए, धर्म की राजनीति करने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए गांधी नाम लिया। खान वाले गांधी बने, गांधी वाले खान बने, इस प्रकार का काम किया। और उन्होंने अपने कालखंड में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने की वजह से हमारे राजा महाराजाओं का नाम छिपाकर, इतिहास को गलत सलत दिखाकर और मुस्लिम शासकों का जो हमारे देश पर राज किया, जिन्होंने हमारे देश में नरसंहार किया, जिन्होंने हमारे देश के बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया, जिन्होंने भारत के मस्तक पर काला टीका लगाने का काम किया, बदनाम करने का काम किया, वे कैसे हमारे महापुरुष हो सकते हैं? आपको लगता है कि इतिहास से छेड़छाड़ हुई? जी बिल्कुल। लगता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतिहास पढ़ लीजिए, आप बचपन में समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें टीपू सुल्तान को महान बताया गया, अकबर को महान बताया गया, उनकी समाधियाँ यहाँ बनी हैं, लोगों को गुमराह किया गया। राणा सांगा के पुत्र को, जब राणा सांगा मृत्यु को प्राप्त हो गए लड़ते लड़ते, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र को भी उसने किडनैप किया और किडनैप करने के बाद अपने साथ रखा और साथ रखने के बाद जब उसकी आयु बड़ी हुई और वो वापस जाते हुए मिला तो उसी बाबर की कब्र पर फूल चढ़वाए, उसको गुमराह करके। आप पढ़ेंगे, मैं तो आजकल राणा सांगा पर पढ़ रहा हूँ। मेरी तो जिज्ञासा है, अब मैं राघव जी आने वाले समय में हर अपने
वीर महापुरुष के बारे में पढ़कर और आपके साथ चर्चा करने का काम करूंगा। और मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के घटिया मानसिकता के लोग जो हमारे महापुरुषों के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, इनको अध्ययन करके इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करना नहीं, तो इन पे टिप्पणी करना, इनको महिमा मंडित करना, ये कोई अफगानिस्तान से आते हैं या तुर्की है या आपके मुगल या हिंदुस्तान से ही तो है। देखिए राघव जी, मैं आपको एक घटना अभी घटने से जोड़ता हूँ। अभी 1-2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ताज होटल में एक रोजा इफ्तार की पार्टी पे गए थे। और उस पार्टी का वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा कि उस पार्टी के वीडियो में वो इफ्तारी करने में असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को। वो लोग अपना धर्म के हिसाब से जो कलमा पढ़ रहे हैं उसमें असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुस्लिम, आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में मुस्लिम वोट की होड़ लगी हुई है और मुस्लिमों को गुमराह करने का काम करते हैं सब लोग। मुस्लिमों की अगर सही कोई पार्टी ये काम करती है उसके लिए, मुस्लिमों के लिए, और उनका वास्तव में हित करती है तो भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी ने उनके घरों में किट भिजवाने का काम किया और किसी नेता ने उनके घरों में किट भिजवाने का काम किया या उनके बारे में सोचने का काम किया हो तो बताइए। ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके, देश को गुमराह करके, देश के युवाओं को गुमराह करके उनका वोट लेना चाहते हैं और अपनी ठप्पा लगाना चाहते हैं कि हम मुस्लिमों के नेता हैं। गद्दार कौन है? कौन तय करेगा गद्दार? देखिए राघव जी, गद्दार क्या समाजवादी पार्टी के लोग तय करेंगे, इतिहास तय करेगा? देखिए राघव जी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस प्रकार का वक्तव्य करने वाले लोग वे खुद इस देश में रह रहे हैं और वो खुद गद्दार हैं। हमारे महापुरुषों के लिए इस प्रकार की बात करने के लिए मेवाड़ राजवंश ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना सर्वस्व निछावर किया है देश में। और इस देश में वो लोग जिंदा हैं, वो लोग जीवित हैं, वो रह पाए हैं जिन लोगों ने इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया। अगर वे मेवाड़ राजवंश के साथ खड़े होते तो शायद वो भी विजय के पताका में होते और उनका भी नाम महापुरुषों में लिखा होता। देखिए, इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, उन पे अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो समय बहुत ज़्यादा समय उसमें लिया जा सकता है। बहुत सारे राजपुताने के बहुत सारे राजा महाराजा या कई सारे लोग मुगल काल के शासकों के दरबारी रहे हैं, उनकी तरफ से सेनाओं में लड़ते रहे हैं। अब इतिहास को इतिहास की नज़र से देखना चाहिए या इतिहास को? देखिए राघव जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हिंदुस्तान अपने आप में सहिष्णु रहा है शताब्दियों सहस्त्राब्दियों से, और हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदू वे इतने सहिष्णु थे कि हमारे राजाओं ने मुगलों को कई बार हरा करके, और वो जब निहत्थे हो गए, उनके पास शस्त्र नहीं हुए, उन्होंने घुटने टेक दिए, नाक रगड़ी उनके पैरों में, तो उन्होंने उनको जीवन दान दिया और छोड़ दिया। लेकिन मुगलों के किसी भी राजा ने अगर उसको मौका मिला होगा तो पीठ में छुरा भोंकने का काम किया होगा, प्रायोजित घटना करके उनको परेशान करने का काम किया होगा, और जब मौका मिला तो धोखे से उन पर घात करने का काम किया होगा। राघव जी, मेवाड़ राजवंशी नहीं, हमारे देश में चाहे क्षत्रिय कुलश्रेष्ठ रहा हो कोई, और चाहे किसी और जाति और धर्म का व्यक्ति रहा हो, उसने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। और उन प्राणों की आहुति पर इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले दो कौड़ी के राजनेताओं, इनकी हिम्मत है, इनकी औकात है। लेकिन है क्या, ये देश आज भी सहिष्णु है। हिंदुस्तान में इस तरीके की बात कोई आदमी कर सकता है तो न्यायपालिका के माध्यम से हम सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैं रामजी सुमन को और अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, किसी बाबर पर इस प्रकार की टिप्पणी करके देखें, शाहजहां पर इस प्रकार की टिप्पणी करके देखें, रास्ते में काट दिए जाएंगे। भले ही देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो उन पर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। रामजी सुमन के बारे में भी अपने हिंदू नेताओं ने कई सारी टिप्पणियां की हैं कि मैं इतना अजीब काटने पे इतना करूंगा, ये करूंगा, सर काटने पे। हमारी उनमें अंतर क्या है? देखिए राघव जी, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का मुंह नहीं रोका जा सकता। एक जनभावना रामजी सुमन की वक्तव्य के विरोध में है, और कुछ लोग, जो लोग अपने आप को अपना परिवार, अपना पूर्वज मानते थे, राणा सांगा जी को, वो भी टिप्पणी करेंगे, उनको भी नहीं रोका जा सकता। मैं लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, हमारी पार्टी की सरकार है, मैं पार्टी का सामान्य नेता हूं, लेकिन जो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में खुद डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी उन पर भी काम करने का काम करेगी। अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ मुकदमा लिखाएगा तो न्याय संगत धाराओं में ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। नहीं तो पार्टी स्तर से विरोध हो रहा है, हर कोई, हम देखते हैं बहुत सारे आपकी पार्टी से भी संबंधित नेता लोग उस पर विरोध कर रहे हैं, सब अभी आंदोलन भी हो रहे हैं बहुत सारे। सरकार स्तर से आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि सरकार स्तर से भी कोई कदम उठाया गया है या नहीं उठाया गया है? सरकार को उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? देखिए राघव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे किसी देश में हो और चाहे किसी प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र पर विश्वास करती है, और न्यायपालिका के माध्यम से आज भी भारतीय जनता पार्टी ने
देश के मस्तक पर लगा हुआ कोई भी कलंक अगर खत्म करने का काम किया है तो न्यायपालिका के आदेश के बाद ही किया है, न्यायपालिका के निर्णय के बाद किया है। हम देश के महापुरुषों का और देश का पौराणिक जो पहचान थी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की और प्रदेशों की वापस देश को अपना पुराना जो नक्शा कदम है, पुराना जो पहचान है वो देने का काम कर रही है। उदाहरण के तौर पर नालंदा जलाने वाले लोग कौन थे? हमारी संस्कृति को, हमारी इतिहास को खत्म करने वाले लोग कौन थे? हम विषय पे आते हैं। रामजीत लाल सुमन कई बार के सांसद हैं, मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी जो संसद में की है, उस संसद के बाहर भी उसका उन्होंने वापस ना लेके उसके बारे में समर्थन ही किया कि हमने जो बोला सही बोला है। सरकार ने इस स्तर पे क्या किया? उनके खिलाफ कहीं मुकदमा दर्ज किया? उनके खिलाफ कुछ सरकार ने किसी स्तर से कोई कार्रवाई करने का प्रयास किया है? देखिए राघव जी, सरकार और डेमोक्रेसी का काम होता है कि कोई व्यक्ति उनके खिलाफ न्याय संगत धाराओं में या उनके खिलाफ मुकदमा कायम करेगा। सरकार उस मुकदमे को आधार लेकर जांच कर उनको जेल भेजने का काम करेगी। अगर ये विषय हमारे ध्यान में नहीं है, ना कहीं से आया है, कोई व्यक्ति अगर किसी भी राजवंश का या कोई भी अपना पूर्वज मानता है राणा सांगा को, वो उनके खिलाफ मुकदमा करेगा तो न्याय संगत धाराओं में उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जन भावनाओं के और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के भाव से मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि रामजी सुमन जिस प्रकार की टिप्पणी, समझदार, पढ़े लिखे, कई बार मिनिस्टर रहे व्यक्ति अगर इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो ये प्रायोजित समाजवादी पार्टी और उनके नेता के प्रायोजित घटना है। बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी में भी राजपूत परिवार से आते हैं, सांसद हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं। मुलायम सिंह के भी समकालीन बहुत सारे नेता हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। तो ये कहना कहाँ तक उचित है कि समाजवादी पार्टी राजपूतों के विरोध में है या राजपूतों के? राघव जी, राणा सांगा राजपूत के ही सिर्फ अभिभावक नहीं थे, राजपूतों के ही सिर्फ वो नहीं थे। राणा सांगा जी इस देश के मस्तक के ललाट थे। उन्होंने इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी। राजपूत इसलिए नाम आपको अधिक मिलेंगे क्योंकि राजपूत धर्म की जिम्मेवारी थी। हमारे पौराणिक कालखंड में जाएंगे, हमारे जो जीवन की प्रथा है, हमारा जो वंश है, वो इस प्रकार तय किया गया। उसमें जो क्षत्रिय होते थे वो शौर्यवीर होते थे। उनको अपने जनभावना की, अपने लोगों की, अपने देश में रहने वाले हर व्यक्ति की रक्षा करने का काम करते थे। इसलिए क्षत्रिय राजा आपको ज्यादा मिलते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्या कहते हैं हमारे देश में रहने वाले मुस्लिमों की रक्षा नहीं की। मौका पड़ा तो हमारे देश में मुस्लिमों पर भी अगर किसी आक्रांता ने, किसी व्यक्ति ने प्रत्याहार करने का काम किया, उनकी मूल संस्कृति को खत्म करने का काम किया, तो क्षत्रिय सम्राटों ने उनकी भी रक्षा करने का काम किया। इसलिए क्षत्रियों की बात आती है। मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ एक कोट करना चाहता हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ, कि हमारे देश में जितने भी राजवंश थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, भामाशाह ने राणा के लिए इसलिए नहीं खोल दिया था कि वो क्षत्रिय थे। भामाशाह तो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना पिटारा खोल दिया था कि आप युद्ध करिए और आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। आज भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, आज भी जब हिंदुस्तान पर संकट आता है तो हमारे बड़े बड़े व्यापारी अपना पिटारा खोल देते हैं। रतन टाटा जी ने खोला, मरते मरते जाते जाते उन्होंने देश को इतने सारे कैंसर के हॉस्पिटल दिए, ढेर सारा अपना पैसा दान किया। तो ये राजपूत से जोड़कर ना देखा जाए। इस तरीके के स्टेटमेंट से भारत के एक एक नागरिक की जनभावनाओं हमारे इतिहास में बहुत सारे पौराणिक पुरुष हुए हैं। विभीषण के बारे में कहावत है, किसी भी व्यक्ति को अगर विभीषण होना जाए तो अपने आप को बहुत वो महसूस करता है। भले ही उन्होंने भगवान राम को, रावण को छोड़ के भगवान राम की शरण में आए थे। ऐसे ही जयचंद उस प्रथा को उन्होंने नहीं माना। नहीं, सब आज पब्लिक उस प्रथा को इसलिए नहीं मानती क्योंकि वो मानती कि विभीषण भेदी थे, इसलिए उनको उनका महिमा मंडन नहीं करती, उनकी पूजा नहीं करती। ऐसे ही हमारे जो भी इतिहास कहीं ना कहीं तो चिंगारी रही हुई, तभी कहीं ना कहीं धुआं उठा है। तो कुछ क्या संबंध? राघव जी, उन्होंने बाबरनामा का कोट किया, लेकिन क्या है कि हम अपने राजवंशों की, अपने महापुरुषों का सकारात्मक चीज नहीं देख रहे हैं। जिस बाबर की बात करते हैं बाबरनामा में, अभी मुझे अपनी आत्मकथा लिखनी होगी तो मैं अपना बुरा तो नहीं लिखूंगा, लेकिन बाबर ने राणा सांगा के बारे में बाबरनामा में लिखा कि उससे ज्यादा वीर कोई योद्धा था नहीं। उनका जो महिमा मंडन बाबर ने किया है, क्यों? क्योंकि उसको याद करते ही, राणा सांगा को याद करते ही बाबर की थरथर कपकपी लिखती थी, क्योंकि बाबर को भी राणा सांगा ने हराया है। कहते हैं बाबर के बारे में, कहते हैं ये भी लिखा है उसी बाबरनामे में कि राणा सांगा जहां पर भगवा ध्वज लेकर के गाड़ देते थे तो उसके इर्द गिर्द जो भी लोग होते थे वे थरथर कांपते थे उनके विरोधी। अभी कई साल हो गए हैं, एक एम्परर सीरीज आई थी आपकी, शबाना आजमी जी थी उसमें, बहुत अच्छा किरदार निभाया था, बाबर की माँ का शायद किरदार निभाया था उसमें।
आपको लगता है कि हमारे बॉलीवुड या हमारे ज़्यादातर बॉलीवुड वालों ने मुगलों के इतिहास को ज़्यादा ही महिमा मंडित किया है? देखिए राघव जी, आज़ादी के बाद देश में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देती थी जो हिंदू विरोधी गतिविधियों की, हमारे महापुरुषों को के विरोध में काम करने वाले और मुगलों को श्रेष्ठ दिखाने वाले जनभावना वाले जितने भी लोग होते थे उनको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती थी। आज राणा सांगा की बात हो रही, कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, कांग्रेस पार्टी की चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस प्रकार का संगठन है जो देश की जनभावनाओं के साथ काम करता है, किसी मुस्लिम राज्य में अगर क्या कहते हैं कोई दैवीय आपदा आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देश का जिम्मेदार संगठन होने के नाते उन लोगों के भरण पोषण करने का और उनको बचाने का काम करता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उग्रवादी संगठन कहते हैं। और अब जो राणा सांगा पर बात आती है तो उनके यहाँ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो पप्पू भी बोलने को तैयार नहीं है जो बहन को संसद में चुम्मी लेता है, कंधे पे हाथ रखता है। खैर इन टिप्पणियों के हमारे नहीं, मैं आपको एक उनका चरित्र बता रहा हूँ, आप देखिए, उनको बोलना चाहिए ना इस पर, उनका स्टैंड तो क्लियर मिलेगा। लेकिन वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में होड़ मची है कि मुस्लिम वोटर किसका है। मुसलमानों में बहुत सारे नेता हुए हैं, मुसलमानों को अपने अच्छे नेता चुनने के लिए किसी की सलाह की इसकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद सक्षम है अपना अच्छा नेता चुन सकते हैं। देखिए राघव जी, आप हरदोई से हैं जी, आप हरदोई में घूमे हुए हैं, काफ़ी अपने हरदोई में देखा है, आपको आसपास हरदोई के कुछ ऐसी चीज़ लगी कि इतिहास के साथ महिमा मंडित या खंडन किया गया, हमारे उसको विकृत किया गया है? देखिए राघव जी, ये मेरे मन का प्रश्न है। क्यों? कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, मैं अपनी जननी और जन्मभूमि से बड़ा कभी नहीं होता। शाहबाद, हरदोई में शाहबाद हमारी जन्मभूमि है। शाहबाद में शाहबाद की पहचान अंगदपुर के नाम से पुराने कालखंड में होती थी। शाहजहां कौन होता है अंगदपुर को किसी अपने मंत्री को देने के लिए? आप शाहबाद जाएंगे, वहां दिलेर खां का मकबरा है। नहीं, दिया नहीं होगा, उन्होंने विजेता होंगे, जीता होगा उन्होंने, किसी न किसी की लड़ाइयाँ हुई होंगी। देखिए राघव जी, अगर वे विजेता होते तो आज भी इस देश पर राज कर रहे होते। अंत भला तो सब भला। आज उनको देश से भगाया गया तो भगोड़े हैं, विजेता हो ही नहीं सकते, उनको भगाया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान की जनभावना पर ठेस पहुंचाने का काम किया कि उन लोगों ने प्रायोजित तरीके से, धोखे से हमारे ऊपर राज करने के लिए किसी को बैठा दिया और उसने हम पर राज किया और नकारात्मक दृष्टिकोण से राज किया। राज नहीं किया, हमें कहेंगे कि हमको नौकर बना करके रखा, लेकिन जब मौका आया तो हमारे पूर्वजों ने उनको खदेड़ कर उनको किले को नष्ट नाबूद करके उनको यहाँ से भगाने का काम किया। लेकिन आज भी आप शाहबाद जाइए, शाहबाद के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कालखंड में जाएंगे, वो अंगदपुर था, वहां दिलेर खां का मकबरा बना हुआ है। और शाहबाद की पहचान आसपास में एक बड़े महानगर के रूप में थी। उनके कालखंड में उनको राज करने के बाद उसकी पहचान हाशिए पर रह गया, सिकुड़ करके शाहबाद रह गया। मैं राघव जी आपको बताता हूँ, ये मामला शाहबाद का अभी उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में नहीं है। मौका मिलेगा तो इन चीज़ों को हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और अंगदपुर को पुनः अंगदपुर करने का काम करेंगे। मैं आपको अपने मन की बात बताता हूं, जिस दिन मुझे इस लायक में कोई राजनीतिक पर्सन हुआ, व्यक्ति हुआ और मुझे मौका मिला, मैं सबसे पहला काम करूंगा कि शाहबाद को अंगदपुर। नहीं तो इसको महिमा मंडित करने वाले कौन लोग हैं? कहीं अरब से आए हैं तो सब यहीं से ही है कि इनको जागृत करने या इनके बारे में बताने कि हमारे असली महापुरुष कौन है, हमारे जिनको हमें मानना चाहिए, जिनके बारे में हमें। राघव जी, आपने कल से मीडिया में देखा होगा, नई शिक्षा नीति को लेकर के बिल को लेकर के बहुत धमाचौकड़ी मच रही है। कांग्रेस पार्टी के सीने में दर्द हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों के सीने में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसी नई शिक्षा नीति में हम वो सब प्रावधान ला रहे हैं जिनका ये घटनाक्रम है। देश के युवाओं को ये जरूर जानने की जरूरत है कि हमारा अभिभावक और हमारा पारिवारिक, हमारा पुरखा राणा सांगा है कि बाबर है, कि भगोड़ा बाबर है, कि शाहजहां है। जिस शाहजहां की बात करने वाले लोग कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, शाहजहां की कई पत्नियों के बाद पत्नी थी जिसके बारे में कहते हैं कि उसको मेन चारित्रिक रूप से गंदा व्यक्ति जिसने क्या कहते हैं किसी महिलाओं के का आदर नहीं किया, वो अपनी किसी पत्नी, नौकरानी पत्नी, अपने संतरी की पत्नी की याद में क्या कहते हैं ताजमहल बनाएगा।
वो हमारा शिव जी का मंदिर था। आज आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को, देश के सभी दलों को, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब कोई देश की जनभावना की बात होती है तो देश के सभी दलों को खैर ये जांच का विषय है, स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए। नहीं, ये जांच का विषय है, राघव जी, इसमें जांच का विषय है, मैंने माना, लेकिन देश को जब कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठता है और हमारे पुरखों का कोई पौराणिक कथन उसके बारे में जानकारी करने के बाद तो मैं स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी खुल करके कहे कि आप जांच करा लीजिए कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। नहीं, जांच करा लीजिए। आप सरकार में 10 साल से आप सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में भी 2017 से आपकी सरकार है, तो ये जांच कराना तो ये आप कांग्रेस से बोल रहे हैं कि जांच करा लीजिए। राघव जी, मैं कांग्रेस से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब भी देश की प्रति कोई जनभावना होती है, भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों पर काम करने वाली है कि अटल जी की सरकार थी, अटल जी विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इंदिरा जी उनके घर जाकर के कहीं कि आपको इस विषय में हमारा साथ देना पड़ेगा। अटल जी ने बड़ा मन करके सीना ठोक करके कहा कि इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मेरी भी प्रधानमंत्री हैं, देश के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठा देगा मैं इंदिरा जी के साथ हूं। नहीं, तो वहां इंदिरा जी सहयोग मांगने गई थी। ऐसे भाजपा वालों को भी सहयोग मांगना, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि आप साथ में आइए, ऐसे विषयों पर स्वस्थ चर्चा कराइए। हमारे देश में जब आजादी के बाद ऐसी स्थिति आई कि राजाओं महाराजाओं को तो देश में लाने के बाद हुआ, तो जनमत संग्रह से भी चर्चा का विषय है ही है। मैंने तो कभी नहीं देखा है कि नरेंद्र मोदी जी 10 जनपद गए हों या सोनिया जी से मिलने गए हों, राहुल जी से मिलने गए हों। देखिए राघव जी, मोदी जी मिलने जाएंगे, अटल जी का आचरण अलग था। कांग्रेस पार्टी का आचरण है कि कांग्रेस पार्टी उसको किस नजरिए में लेगी, किस प्रकार के वक्तव्य करेगी, इसका देश को उम्मीद नहीं है। जब आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी 2014 से लेकर के अभी भी देश के मस्तक पर जितने भी नकारात्मक चिन्ह लगे थे उनको खत्म करने का काम किया उन्होंने, और उनको खत्म करने के साथ साथ न्यायपालिका के माध्यम से किया, और न्यायपालिका ने जो निर्णय दिए उसको जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में और प्रदेश में करने का काम किया। लोग कहते थे कि इस प्रकार के निर्णय होंगे, मैं मुद्दे से नहीं हटूंगा, धारा 370 और 35 पर लोग कहते थे कि इस प्रकार के का इसको हटाने का काम करेंगे तो देश में, प्रदेश में खून की नदियां बह जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई पटाखा तक लगाओ तो बताइए। उत्तर प्रदेश में भगवान राम का मंदिर बनने की बात होती थी तो एक खास वर्ग के लोग और खास वर्ग की पार्टियां जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, वो लोग कहते थे कि घर घर में लाशें दिखेंगी और उत्तर प्रदेश खून की नदियों में बहेगा। आप बताइए मुझे, देश का मंदिर बना, देश की जनभावनाओं का मंदिर बना, विश्व की जनभावनाओं का राम मंदिर बना। मैं नहीं कहता हूँ राम मंदिर है, वो विश्व की जनभावनाओं का राम मंदिर है, उनकी भावना उसमें बसती है। और जिस राम मंदिर के बारे में वो लोग कहते थे कि क्या कहते हैं, यहाँ वो बना दीजिए, हॉस्पिटल बना दीजिए, मैं कहता हूँ मक्का मदीना में हॉस्पिटल बनाने की बात करें, बनवाएं मक्का मदीना में। खैर, इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में सभी को भाग भी लेना चाहिए। चर्चा के साथ साथ सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, जन जागरण होना चाहिए, सभी लोगों को विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देश के अपने सही महापुरुष कौन हैं, हमारे असली महापुरुष कौन हैं, किनके बारे में देश को बात करनी चाहिए, इनके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार, मिलते हैं किसी और चर्चा में किसी और दिन, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जी बहुत धन्यवाद राघव जी।